औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सुबह बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। एक बात याद रखिएगा, ये वर्ड्स अगर आपकी लाइफ में आ जाए गौर से सुन लो। फैक्टर, डिवाइजर, सब मल्टीपल, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही। बेटा जी, ये जनरल डेफिनेशन है जो पूरी दुनिया में यूज होती है। गौर से सुनना। एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं जी? 1 2 3 4 5, कोई नेचुरल नंबर पकड़ लो, is said to be the factor, divisor or sub multiple of another natural number भी। मिसाल के तौर पर मेरे से कोई ये कहता है कि जी ये 2 जो है वो 3 का फैक्टर है या नहीं, मतलब डिवाइजर है या नहीं। 2 सवाल पूछता है, इज 2 ए फैक्टर आर डिवाइजर आर सब मल्टीपल ऑफ 3? कहता है चेक करो, चेक करो ना। तो ये डेफिनेशन कैसे अप्लाई करनी है, अब गौर से सुनना। मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 2, एक ही जगह पे कौन आ गया? ए नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता था, मैंने एक जानबूझ कर 2 पकड़ लिया, आप 3 पकड़ ले, 4 पकड़, कोई नेचुरल नंबर पकड़ ले। दैट नेचुरल नंबर इज द फैक्टर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। मैंने एक नंबर 2 पकड़ लिया, दूसरा 3 पकड़ लिया, या तो 2 3 का फैक्टर होगा या नहीं होगा, यस या नो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि 2 3 का फैक्टर है या नहीं? आपने कहा नो, कहा ना। लेकिन क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है। अब सुनो, ए नेचुरल नंबर ए इज सेड टू बी द फैक्टर, हम उसे फैक्टर कहेंगे, इज सेड टू बी कहा जाएगा द फैक्टर, द डिवाइजर, द सब मल्टीपल ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर, किसी दूसरे नेचुरल नंबर का। 2 को हम 3 का फैक्टर कहेंगे, 3 का फैक्टर कहेंगे। आ गया इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब? जब हम, गौर से सुनना, ये जो दूसरा नेचुरल नंबर है ना बी, शरो सुन रहा, ये जो दूसरा नेचुरल नंबर है ना 3, हम इसको लिख सकें इफ 3 इज, if 3 is 2 times some other natural number। अगर हम 3 को लिख सकें 2 के और किसी और नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में, किसकी शक्ल में? या ये कह दिया जाए कि 3 या 2 3 का फैक्टर होगा अगर 3 2 के टेबल में आ जाए। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, इफ बी कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स सम अदर नेचुरल नंबर, कोई तीसरा, ये एन क्या होगा? ये भी नेचुरल होगा। मुझे कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसके मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं आंसर 3 आ जाए। को है 1 2 3, कोई ऐसा नेचुरल नंबर? चलो मैं यहां पे डालता हूं, मैं कहता हूं फर्ज करो हम 3 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई सम नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर, 2 एन से क्या हो रहा है? तो मैंने एन की वैल्यू फाइंड करनी, जो 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। एन की क्या वैल्यू आ गई? अब मेरा एक सवाल था, मैंने मेंशन किया हुआ है कि वेयर ये जो एन है ना ये नेचुरल होना चाहिए। क्या एन नेचुरल नंबर? एन की वैल्यू नेचुरल आई है, लेकिन सिंस, गौर से सुन लो,
n जो कि 3/2 आया वो नहीं है कौन, नेचुरल नंबर। इस सिंबल का मतलब समझते बेटा, इसे कहते हैं हाँ एप्सिलॉन। इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं। और ये हमें बताता है कि आया कि जो a है ना ये नेचुरल नंबर में मौजूद है या नहीं। अच्छा बताओ 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता? करता है। इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको एलिमेंट भी कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये मौजूद है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू भी कहते हैं। मतलब ये बताता है कि ये जो नंबर है इसके अंदर मौजूद है। और अगर मैं इस पे ये लगा दूं कट, इसको काट दूं, इसका मतलब ये नंबर इसमें मौजूद नहीं है। अब बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है जो मैंने लिखी है, कमान इज नॉट नेचुरल नंबर। ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है ना। कमान इज 1 इज नेचुरल नंबर, मैं कहता हूं नहीं है तो ये बात गलत होगी। लेकिन मुझे ये बताओ, ये मैंने ठीक लिखा है 3/2 नेचुरल नंबर्स में आता है कहीं पे? नहीं आता ना। तो बेटा जी अगर n नेचुरल नंबर नहीं है ना तो इसका मतलब फिर 3 भी नहीं, 3 है, 3 है, लेकिन ये जो 3 है ना 2 इसका फैक्टर नहीं। शर्त क्या आती है, इस शर्त को समझो, पहले डेफिनेशन को समझो। ये कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ऊपर ये कहा कि एक नंबर a b का फैक्टर होगा। a भी नेचुरल है, b भी नेचुरल है। एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर का फैक्टर होगा अगर जो दूसरा नेचुरल नंबर b है a b का फैक्टर है, a b का। अगर हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो जिसको a से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाए, b आ जाए। a भी नेचुरल है लेकिन हमें a को b का फैक्टर बनाने के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जिसको अगर a से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाए, b आ जाए। आंसर क्या आ जाए, b आ जाए। तब हम कहेंगे कि जो a है ये b का फैक्टर है, b का डिवाइजर है। मेरे बात समझ आ रही ये नहीं आ रही? ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जरा इधर आ जाए, इधर देखें दोबारा से क्या कह रहा हूं। एक नेचुरल नंबर 5 फैक्टर होगा किसका, 10 का। अगर किसका फैक्टर होगा, 10 का। अगर मैं 10 को लिख सकूं 5 मल्टीप्लाई सम अदर नेचुरल नंबर। अगर यहां पे कोई नेचुरल नंबर आ गया, कौन सा नेचुरल नंबर डालूं, आप समझ आए? अब मुझे ये 5 टू द, इसका मतलब ये 10 5 के टेबल में आता है। सादा अल्फाज में बताऊं ना, तो बंदा आपसे पूछे कि 10 5 का फैक्टर है तो आपने ये चेक करना है कि 10 5 के टेबल में आता है, नहीं समझ? अगर आता है तो 5 10 का फैक्टर, मतलब 5 10 को डिवाइड, 5 इज द डिवाइजर ऑफ 10। अगर 10, अब बात समझ आ रही है, अगर 10 5 के टेबल में नहीं आता तो 5 10 का डिवाइजर नहीं है, 5 10 का फैक्टर नहीं है, 5 10 का सब मल्टीपल नहीं है। अब बात समझ आई? इस पूरी डेफिनेशन का ये लबे-लुबाब है आपकी जुबान में, क्योंकि आपको टेबल्स आते हैं ना, शुरू से भी तक याद किए। असल में टेबल्स को मैथमेटिक्स की जुबान में हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं। 2 का टेबल 2 का मल्टीपल्स है। तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, अब आ जरा गौर से सुने, जब आप 2 का टेबल लिखेंगे गौर से सुने, 2 1 द 2 आएगा, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 अच्छा, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना यहाँ पे इस इक्वेशन की फॉर्म में कि आप 2 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर में एक नंबर आ रहा है, 2 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर में नेचुरल नंबर आ रहा है। ये जितने भी 4 है ना, 6 है ना, 8 है ना, 10 है ना, ये 2 इन सब का क्या है, इन सब का क्या है, इन सब का क्या है। मुझे इस चीज को और इस डेफिनेशन को पढ़ के एक दफा बताओ कि 2 किसकी जगह पे है, फैक्टर की जगह पे है या नहीं। मैंने क्या कहा था, एक नंबर a b का फैक्टर होगा, डिवाइजर होगा, सब मल्टीपल होगा किसका, b का। अगर b को लिखा जा सके a मल्टीप्लाई सम नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मुझे ये चेक करना है a कौन है अभी, 2 एंड ये
ऐसा ही है। आंसर में क्या आ रहा है? बी। बी ये सारे नंबर हैं। मुझे सिर्फ ये चेक करना, अगर ए बी का डिवाइजर है तो ये पक्की बात है कि बी ए के टेबल में आएगा। ये मतलब है ये जो मैंने लिखी हुई है। अगर बी ए के टेबल में मौजूद है, ये पूरा बी ए का टेबल है। ए एन का मतलब क्या है? ए का टेबल। ए फिक्स है, कौन? A2 बना दिया। ए को क्या फिक्स कर दिया? 2। और एन क्या? नेचुरल नंबर। मैंने एन के 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, डालते जाओ। काउंटिंग नंबर खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे। इसका मतलब ये है कि A इज द डिवाइजर ऑफ B इफ एंड ओनली इफ B इज इन द टेबल ऑफ A। ये आपकी जुबान में मैंने कहा, और मैथमेटिक्स की जुबान में ये लिखा हूं। और अगर इस n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर ना आया, मतलब बी ए के टेबल में ना। अभी थोड़ी देर पहले कहा था, याद करो, अभी मैंने कहा था मैंने ये चेक करना था कि 3 जो है 2 इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक कर। तो मैंने लिखा 2 × n = 3। मैंने चेक करना था क्या कोई ऐसा n है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूं आंसर 3 आ जाए। नहीं है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, n की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। अब चेक करना क्या ये n नेचुरल है? दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से पक्की बात बन गई कि जो 2 है ये 3 का फैक्टर नहीं। 2 3 का डिवाइजर नहीं है। 2 3 का सब मल्टीपल नहीं है। आप समझ आए? अगर 2 3 का डिवाइजर होता तो मैं 2 को याद रखना, मैं किसी नंबर से, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता तो आंसर 3 आना चाहिए था। अगर मेरे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं आंसर 3 आ जाए, तो दिस मींस दैट 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3। इसको यूं भी कहा जा सकता है, इफ 3 कैन नॉट बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2। प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है? कोई से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो क्या होता है? मेरे पास एक नंबर ए था, दूसरा नंबर बी था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया सी। ये सी प्रोडक्ट है किसका? ए और बी का। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इफ सी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए विद सम नेचुरल नंबर, अगर सी जो है वो बतौर प्रोडक्ट क्या है? किसके है? जब मैं ए का किसी नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट लूं और उसका आंसर सी आ जाए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ लो कि अगर मैं उसका ए के साथ प्रोडक्ट लूं और आंसर क्या आ जाए? सी आ जाए, तो फिर जो ए होगा वो सी का क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर होगा, डिवाइजर होगा, सब मल्टीपल। ये सी मल्टीपल है, ये 3 जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं ये मल्टीपल है। ये क्या? मल्टीपल। इसको मल्टीपल कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल, इसको कहते हैं सब मल्टीपल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, उसको कहते हैं डिवाइजर। नहीं समझ रहा? उन्हें मल्टीप्लिकेंट्स कहते हैं, इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। दिस इज द मल्टी। बेटे पहले तो मैथमेटिक्स की जुबान समझो, तो उसके बाद बाकी काम करना। इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तब पुत्र मैथ है। तो मैंने एक बात को कितने अंदाज में किया। एक तो बड़ी सादा बात आपको लगी होगी कि 2 3 का डिवाइजर है, अगर 3 2 के टेबल में आता है। अगर तो 2 के टेबल में 3 है तो फिर 2 डिवाइजर है 3 का। अगर 3 2 के टेबल में नहीं है, ये आपकी जुबान में। इफ 3 कैन बी रिटन एज ए नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ 2, अगर हम 3 को लिख सकते हैं एज ए नेचुरल प्रोडक्ट, किसके साथ प्रोडक्ट लेना? नेचुरल नंबर। कि मैं 2 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3 आए, तब 2 डिवाइजर है 3 का। अगर नहीं, एक और बात सुन लो, इफ 3 इज द नेचुरल मल्टीपल, नेचुरल प्रोडक्ट, नहीं समझना? अगर नेचुरल प्रोडक्ट है फिर भी 2 डिवाइजर है। अगर नेचुरल
नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल मल्टीपल है, तो 2 डिवाइजर है। या इफ 3 इज इन द टेबल ऑफ 2 देन 2 इज द डिवाइजर। 3 अंदाज में डेफिनेशन कही जा सकती है। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर ये जो P, अब मुझे शहरोज बताएगा, शहरोज ये जो B लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, क्या है? ये जो मैंने लिखा ना AN, ये A मल्टीप्लाई N है, आंसर क्या आ गया? B। तो ये जो B है इसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हाँ जी। तो बेटा ये जो बात, ये इक्वेशन है ना, ये कह रही है कि इफ B इज द कौन सा प्रोडक्ट? नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ A, देन A इज सेड टू बी द फैक्टर डिवाइजर सब मल्टीपल ऑफ B। अब बेटा हमने A क्यों यूज किया? क्योंकि नेचुरल नंबर कोई एक थोड़ी है, A वेरिएबल है, A की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये जनरल डेफिनेशन, ये कौन सी डेफिनेशन? जनरल डेफिनेशन, हर जगह अप्लाई हो सकती है। कोई नेचुरल नंबर हो, आप कहेंगे 2 तो हम कहेंगे ठीक है, आप कहेंगे 3 A की वैल्यू 3 हो गई, आप कहेंगे 4 मैं कहूंगा A की वैल्यू 4 हो गई। पूरे नेचुरल नंबर डिस्कस हुए ना हुए? तो जब डेफिनेशन आपने करनी है तो जनरल सिंबल्स यूज करने हैं, स्पेसिफिक नंबर यूज नहीं करने। आप A की जगह 2 इज द फैक्टर ऑफ 3, नहीं, अगर ए नेचुरल नंबर A इज द फैक्टर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर B इफ B जो फैक्टर है वो नहीं, जो B है A इसका फैक्टर होगा अगर B को लिखा जा सके। इफ B इक्वल को हम इजी पढ़ते हैं ना, इफ एंड ओनली B इज what is what product of A with some natural number, product of A with some natural number. If B is the product of A with some natural number, then A is the divisor of B. The other number should be natural. अक्सर बच्चे बेटा मार यहां पड़ेगी, हमने एक, अब मुझे आप कहें सर वी कैन राइट, आप में से बच्चे झगड़ा कर सकते सर वी कैन राइट 3 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 विद सम नंबर 3/2, 2 से कैंसिल हुआ 3 आ गया ना, सर कर सकते हैं हम 3 को 2 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा सवाल होगा बेटा वो जो दूसरा नंबर जिसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो नेचुरल? अगर नहीं तो फिर नहीं है, फिर 2 डिवाइजर नहीं है। हाँ 3/2 रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं रैशनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आप 2 3 को, ये डेफिनेशन नहीं है डिवाइजर। डिवाइजर की डेफिनेशन ये है कि जनाबे अली ये जो 3 है ना, अगर इसको 2 के किसी नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा तब 2 डिवाइजर होगा 3 का, रैशनल के साथ नहीं, नेचुरल के साथ लिखा जा सके फिर 2 डिवाइजर। ये कंडीशन असल में स्पेसिफाई करती है कि डिवाइजर ये नेचुरल होना, एन का नेचुरल होना स्पेसिफाई करता है, वरना एन तो प्रोडक्ट किसका नहीं लिखा जा सकता। ये कंडीशन समझने की है पुत्र कि याद रखना अगर ए का कोई नेचुरल प्रोडक्ट बी के बराबर आ रहा तो फिर ए बी का डिवाइजर, अगर ए का कोई रैशनल प्रोडक्ट आ रहा फिर नहीं है, फिर नहीं है। समझ आया नहीं है? ये समझना कि एन क्या है, एन की स्पेसिफिकेशन, एन का नेचुरल होना आपको बताएगा कि हाँ 2 डिवाइजर है या नहीं। समझ आया? कितनी बातें समझ आई? जो बातें मैंने समझाई हैं डिवाइजर के लिए वो मुझे जल्दी से शहरोज बता दें। मैंने 3 डेफिनेशन बताई हैं आपको, एक बिल्कुल बच्चा लेवल की, एक थोड़ा सा बड़ा होने की, फिर एक बहुत बड़ा होने की, ठीक है, हाँ भले होने की, फिर एक और भी आएगी जो आप बहुत भले हो जाएंगे एमएससी लेवल पे। लेकिन अभी मुझे ये बताएं पहली डेफिनेशन क्या थी कि ए बी का डिवाइजर है, कब? जब बी ए के टेबल में आएगा, बिल्कुल। बी का फैक्टर ए है, ए बी का फैक्टर है, ए इज द फैक्टर ऑफ बी इफ एंड ओनली। मैंने अगर ये बात लिखी है ना, बात गौर से सुनना बेटा, मैं 3 बातें लिख रहा हूं, गौर से सुनना। ए इज फैक्टर ऑफ बी,
कहता है इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब पता है, इस बात का इसका मतलब पता है, इसको ये भी लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये, अगर मैंने ये बात कह दी तो नीचे वाली बात भी पूरी हो जाएगी। A इज द फैक्टर ऑफ B। इसका क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि B इज इन द टेबल ऑफ A। पहली बात। दूसरी बात, B इज ए natural product of A। 3, B is a natural multiple A। या गौर से सुन लेना, B is A मल्टीप्लाइड विद n, और वेर n क्या है? नेचुरल नंबर। कि b जो है वो a के किसी नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट के बराबर। n का बताना जरूरी है कि n का नेचुरल होना जरूरी है। ये कितनी स्टेटमेंट्स आ गई? इस एक बात का मतलब ये है। और इसको सिंबॉलिकली लिखो ना, ये जो बात मैंने लिखी है, A is the factor of, A is the divisor of, A is the sum multiple of B। बेटे इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि A सीधी लाइन डिवाइड्स B। इसको डिवाइड्स भी पढ़ते हैं, इसको फैक्टर भी पढ़ते हैं। इज डिवाइजर ऑफ B, A is factor of B, A is sum multiple of B। अब अगर आप ये स्टेटमेंट लिखें आपकी मर्जी, ये लिखें आपकी मर्जी। इस एक स्टेटमेंट का मतलब ये 4 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। और अगर इन 4 में से एक स्टेटमेंट आ जाए, इसका मतलब क्या? ये 4 बातें, इन 4 में से एक बात पूरी हो जाए तो इफ एंड ओनली इफ कहता, बाकी सब भी पूरी हो जाएंगी। समझ आया या नहीं आया? गौर से सुन लो। एक बच्चा कहता मैंने 9th क्लास पास की है, उसने 8th पास की है, उसने 7th पास की है, पक्की बात है पास की है। एक स्टेटमेंट का मतलब बाकी सारी पूरी हो रही है। समझ आया नहीं है? दीज आर द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। अगर ये बात पूरी हो जाएगी ना तो पक्की टक्की बात है। ये क्या कह रहा है कि डबल एरो जो है ना, ये कहता है कि तो अगर ये बात पूरी हो जाए तो तुम इधर जा सकते हो, इससे ये बात मुराद ले सकते हो। अगर ये यस है तो ये भी यस है, इधर से इधर जा सकते हो। और उल्टा एरो कह रहा है अगर ये यस है तो फिर वो भी यस है। किसी एक बात का पूरा होना इन 5 बातों को पूरा कर देगा। इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है, इफ द फर्स्ट इज ट्रू देन द सेकंड इज ट्रू, इफ द सेकंड इज ट्रू देन द फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर ट्रू। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का मतलब, इफ एंड ओनली का मतलब, अगर पहली बात पूरी कर दो बाकी सब पूरी। कोई एक बात आप साबित कर दो बाकी सब बातें साबित हो जाएंगी। इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है। समझ आया? अगर मैंने कह दिया A इज द फैक्टर ऑफ B तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात पूरी हो गई है कि मेरे पास तो ऐसा नेचुरल नंबर है जिससे मैं A को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर B आ जाएगा। नहीं समझ? इसका मतलब ये है कि B A के टेबल में, इसका मतलब ये है कि B A का नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि B A का नेचुरल मल्टीपल है। अब सवाल पैदा होता है, एक बंदा पूछता है आपसे, सुन रहे हो? इस सवाल है, इज 5 ए फैक्टर, ए डिवाइजर, ए सब मल्टीपल ऑफ 30? ये सवाल है। फौरन आप कहेंगे 5 1 the 5 5 2 the 10 5 3 the 15 5 4 the 5 4 the 25 5 the 25 5 6 the फैक्टर और डिवाइजर कब? सो दिस मींस आपको टेबल चेक करना। उस स्टेटमेंट का मतलब ये है। बट नो, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। बट चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे कि क्या 5 टाइम्स n किसके बराबर है? हमने कहा इफ 5 divides 30, if 5 is the factor of 30,
ठीक है, तो देन क्या होगा, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई n क्या होगा, 30 होगा। और यहाँ लिखना n क्या होना चाहिए, ये शर्त है ना, शर्त है नहीं शर्त, अच्छा। तो 5 को n की वैल्यू निकालो जरा, 30/5 क्या होता है। अब अखीर पर चेक करें क्या 6 नेचुरल नंबर है या नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स 30। इसका मतलब है 5 इज फैक्टर ऑफ 5 इज डिवाइजर ऑफ 6। बाकी सब वही है, 5 इज सब मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर हुआ। 5 डिवाइड 30 इसको इंग्लिश में यूं लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसको यूं लिखेंगे 5 इज फैक्टर ऑफ 6, 5 इज डिवाइजर ऑफ 6, 5 इज सब मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, अब यहाँ पे आपने चेक करना है, ये मुझे किसी ने टास्क दे दिया, सुन रहे हो शहरोज, मुझे किसी ने कहा चेक करें 2 डिवाइड्स 11, या ये सवाल है इस 2 डिवाइड्स 11, तो मैंने कहा या ये इस 2 ए फैक्टर ऑफ 11, तो मैंने सोल्यूशन लिखा और मैंने कहा ठीक है, क्या 11 को 2 मल्टीप्लाई n लिखा जा सकता है, समझ आया नहीं है। और मैंने n की वैल्यू कैलकुलेट की, नतीजा निकला 11/2, वो तो नेचुरल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट, समझ आया नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा, अब जब फैक्टर नहीं होगा तो आपने क्या कहना है, सीधी लाइन डाल के उसको काट देना। 2 डज नॉट डिवाइड्स 11, 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 11, 2 इज नॉट द सब मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर हुआ। अब यहां देखें 3 इज, ये क्वेश्चन है, इज 3 डिवाइजर ऑफ 12, तो कैसे चेक करेंगे, हमने अगर 3 फैक्टर है तो फिर हम 12 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 सब विद सम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने n की वैल्यू निकाली, वो कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करूं आंसर 12 आता है, आंसर आया 4, वो नेचुरल नंबर है, तो दिस सिंपल 3 डिवाइड करता है 12, जवाब आ गया यस। क्लियर हुआ, यस 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। क्लियर हो गया। यहाँ तक बेटा किसी बच्चों को अगर बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। अब अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है तो प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, फैक्टर समझ आ गया। जब फैक्टर समझ आ गया तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का ये मतलब होता है कि आप हमें ये बताएं कि वो कौन से नंबर्स हैं, सारे नंबर्स बताओ जिन पे ये 12 डिवाइड होता है। ये बंदा मुझे राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, सुन रहे हो, मुझे एक बंदे ने यह कह दिया राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो मैंने आज सुबह आपको बताया था, क्या बताया था कि ये 12 है, 1 पे डिवाइड होता नहीं होता, क्या करो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 से, 2 पे होता है, 3 पे होता है, 4 पे होता है, तो आ गया ना बस, 4 आ गया, पहले 4 मौजूद है, तो बेटा जो इसके डिवाइसेस हैं 12 के, 1 है, 2 है, 3 है, इधर से ऐसे आओ, फिर घूम के यहाँ चले जाना, यू बनाना, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। कितने डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ आया नहीं आया। सो बेटा जी ये इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ। अब अगर मैं कह दूं नहीं जनाब मुझे प्राइम फैक्टर्स चाहिए, कौन से फैक्टर्स चाहिए, आई वॉन्ट द प्राइम फैक्टर्स, तो इसका मैं ये कह रहा हूं कि 12 को उन नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो जो प्राइम हो। तो फिर आप कहते हैं 12 को पकड़ते हैं, पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 3, याद आया, याद आया नहीं यार, 5 7, तो ये पहले क्या आएगा 6 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे 3 पे करेंगे। अब बेटा फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि 12 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, जो लिखा नहीं लिखा कि आपने 12 को लिखा एज ए प्रोडक्ट। फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि राइट 12 एज ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर प्राइम, विच आर 12 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। अब जरूरी नहीं वो 2 ही हो, वो 2 से 2 मल्टीप्लाई 3। अब कितने नंबर है, 1 2 3, तो आपने 12 को
प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। जब कोई बंदा कब फैक्टराइज करे 12 को, इसका मतलब ये है कि 12 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। और 12 किसकी जवाब है? प्रोडक्ट की जवाब है ना, ऐसा ही है ना। हम मल्टीप्लाई किनको करना, 2 2 2 3 है ना, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है। 12 को एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर लिखें। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, समझ आया? आप देखें ये यहां पे मैंने फैक्टराइज किया, ये 12 को हमने फैक्टराइज किया, 3 मल्टीप्लाई 4 फैक्टराइज हो गया। यहां पे फैक्टराइज्ड है, ये सारे इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, लेकिन इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? ये। अब बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा जी फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिखो। समझ आया? ये नहीं आया? अब मैंने पहले में 3 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया, फैक्टराइज्ड ही है ना। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुन लो, जब आप अलजबरा में फैक्टराइजेशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? बात करोगे तो तब बेटा आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी, जो एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पर आपको ये चीज दे दी गई है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 और कह दीजिए फैक्टराइज इट, तो इसका मतलब ये है इसको लिखिए एज ए प्रोडक्ट। ये किसकी जवाब है? प्रोडक्ट की जवाब है। अब आप वो दो लीनियर एक्सप्रेशंस फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आएगा। वो दो एक्सप्रेशंस बताएं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आया था। और मैं अभी आपको डायरेक्टली वो बता देता हूं कि वो दो एक्सप्रेशंस थी, x + 1 मल्टीप्लाई x + 2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें आंसर यही आएगा। तो फैक्टराइज करने का मतलब ये है आप हमें वो एक्सप्रेशंस बताएं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आया था। अब आप सवाल करेंगे सर ये कैसे फाइंड करेंगे? मुझे पता था और इस चैप्टर में हमने यही काम किया। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या आता है? x² + 3x + 12। ठीक है, अगर ये दे दिया जाए तो तब हम कहेंगे फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। और अगर ये दे दिया जाए तो तब हम कहेंगे फैक्टराइज इट। अगर प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स फाइंड करने का कह दिया जाए तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन होता है। और अगर कंपोनेंट्स देकर कह दीजिए प्रोडक्ट निकालो तो इसका मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर हुआ? समझ आया नहीं है? अब बेटा आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, मल्टीप्लिकेशन करनी तो आती है, लेकिन फैक्टराइजेशन मैंने आपको करवाई है 4.1 एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में। तो अब जरा पर्टिकुलरली हम फैक्टराइजेशन के जितने मेथड्स आपने प्रीवियसली सीखे थे और अब सीखेंगे इंशाल्लाह, हम उन्हें रिकॉल भी करेंगे और अपना काम करते जाएंगे। क्लियर हुआ? फैक्टराइजेशन में गिवन ये होगा, याद रखना आंसर ये प्रोडक्ट गिवन होगा और कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे, ये रिक्वायर्ड होगा आपका। मेरी बात समझो नहीं समझे? क्या कह रहा हूं? फैक्टराइजेशन में आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, ठीक है, और आपको उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और बेटा सिंप्लीफिकेशन में आपको कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट मांगा जाएगा, ठीक है। उसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? नो लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको बुक पे ले जाऊं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन है तो इंट्रोडक्शन जी। फैक्टराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। फैक्टराइजेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है मैथमेटिक्स में। एज क्यों? सवाल पता था कैसे अहम किरदार अदा करती है, तो बता रहा है एज, इसलिए कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस टू द स्टडी ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशंस। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जब ये चीज लिखी हो x² + 3x + 2 और जब ये लिखा हो x + 2 और x + 1, बताएं इनमें से कौन सी चीज सादा लग रही है, या ये कौन सी चीज सादा सी लग रही है? ये सादा है ना,
और ये कॉम्प्लिकेटेड है। आपने क्या कर दिया, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, ये दोनों बराबर है, इनका प्रोडक्ट लो तो यही चीज है। तो फैक्टराइजेशन के जरिए से आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल सी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत सादा सादा सी स्टेटमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनको एनालाइज करना क्या आसान है, इनके बारे में गुफ्तगू करना क्या, और इसके बारे में पता नहीं ये क्या है। इसी तरह बेटा फैक्टराइजेशन के जरिए से, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से 12 एक नंबर था ना, आपने क्या किया, उसको दो छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए, बड़े नंबर को, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? तो ये आपको कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट, मैं आपको सादा सी बात बताता हूँ ना, फैक्टराइजेशन आपको एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि वो कौन सी चीजें जिनके से मिलकर ये बिल्डिंग बनी है। देखा ना, अब ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, लेकिन ये मिलकर किन चीजों से बनी है? ईंटों से। ठीक है, तो अगर आप इस बिल्डिंग को वापस ईंटों में चेंज कर दें, दैट आर द फैक्टर्स, द कंपोनेंट्स, जिनको मिला के ये बिल्डिंग बनी। तो एक ईंट को एनालाइज करना बड़ा आसान है, बजाय इसके पूरे कमरे को एनालाइज करो। अब पूरे कमरे को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। आप एक ईंट को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन पूरे कमरे को समझने के लिए, पूरे हाथी को आसानी से समझ सकते हो या हाथी के एक सेल को? छोटी सी चीज है, उस पर गौर फिक्र करना आसान है, बनिस्बत पूरे हाथी के। तो ये जो फैक्टराइजेशन है, एक बहुत बड़ी जो आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, ये उसको क्या करती है, छोटी छोटी सिंपल किस्म की जो आपकी अलजेब्राइक, जैसे वर्ड है ना, तो लेटर अल्फाबेट्स के मिलने से बना। वर्ड किसके मिलने से बना? अब अल्फाबेट आसान है, वर्ड मुश्किल है। एक ये बात निकालना आसान है, एप्पल की निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ आ नहीं है? तो यही चीज वो आपको समझा रहे हैं कि फैक्टराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस। बड़ी मुश्किल किस्म की, बड़ी पेचीदा किस्म की जो एक्सप्रेशंस हैं, ये उनके मुताले को तब्दील कर देती है टू द स्टडी ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशंस। सादा सादा एक्सप्रेशंस की स्टडी, बजाय इसका आप उस बड़ी स्टेटमेंट को समझो, आप उन छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को समझो, उनको मल्टीप्लाई करोगे बड़ी आ जाएगी। अगर आपको एक ईंट की समझ है तो फिर इस पूरे कमरे की भी समझ आया। अगर आपको एक ईंट का स्ट्रक्चर समझ है तो आप पूरे कमरे का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। समझ आया? तो ये वो आपसे कह रहे हैं। इन दिस यूनिट वी विल डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम लोग उन डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनके जरिए से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के सारे मेथड्स मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। ये लेवल बाब है इस चैप्टर का। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन, इफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया p ऑफ x का। क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल है ना, x की पावर 2, 1 और यहां पे 0, सारी पावर होल नंबर्स की फॉर्म में आ रही है, नहीं आ रही? याद है मैंने कहा था पॉलिनोमियल। अच्छा बताओ, ये पॉलिनोमियल x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? हाँ, वेरिएबल की पावर -1 आ गई, नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए जनाब। दूसरी चीज, चलो एक बात बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? पावर बटे में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई है। तो फ्रैक्शनल पावर हो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं, नेगेटिव पावर हो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं। ये देखो 2 है, 1 है और यहाँ पे 0 पावर है, सारी होल नंबर्स की फॉर्म में पावर्स आ रही हैं, तब ये पॉलिनोमियल। बात समझ आई नहीं है? उन्होंने हमें ये कहा कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल, उसका नाम हमने कह दिया p ऑफ x, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने कह दिया ये p ऑफ x है। अगर p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको बयान किया जा सके, उसको लिखा जा सके, कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ x एंड, अगर p ऑफ x को g ऑफ x और h ऑफ x के प्रोडक्ट की फॉर्म में एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स लिखा जा सके, देन ईच, ये g ऑफ x और h ऑफ x, ये दोनों। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये 12 को हम 1 और 12 के मल्टीपल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये 12 भी 12 का फैक्टर है, 1 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। बात समझो? क्लियर हुआ? ये वो कह रहे हैं।
तो कहता है अगर पी ऑफ एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स भी फैक्टर है और एच ऑफ एक्स भी क्या फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी एक्सप्रेशन थी a मल्टीप्लाई बी प्लस ए सी, इसको हमने कैसे लिख दिया a और b प्लस सी के प्रोडक्ट की फॉर्म में। a को जब b प्लस सी से मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा नहीं आएगा। तो ये जो बेटा ये स्टेटमेंट है a इसका फैक्टर है और b प्लस सी पूरी ब्रैकेट भी इसका क्या फैक्टर है। अब बात समझ आइए, ये प्रोडक्ट है a और b प्लस सी का। अगर a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, ये चीज आएगी। इसका मतलब a भी इसका फैक्टर और b प्लस सी भी क्या इसका, a and b plus c are the factors of this statement। क्लियर हुआ। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि we can write this x square plus 3x plus 2 as a product of x plus 2 and x plus 3। ये आपका g of x है, ये आपका h of x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर p of x ये आएगा। तो फिर बेटा ये x plus 2 भी इसका फैक्टर है, ये x plus 3 भी इसका और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ। प्रॉब्लम किसी को। अब क्या हर पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया जा सकता है, तो जवाब है नहीं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ। जरूरी नहीं है कि हर पोलिनोमियल के फैक्टर्स बनाए जा सके। एक बात याद रखना, जैसे हर नेचुरल नंबर के 1 के अलावा 2 फैक्टर्स हैं, एक वो खुद और एक तो यार 2 डिवाइजर्स हैं ना, मैंने फैक्टर बोला परेशान हो गया। हर नेचुरल नंबर के मिनिमम 2 डिवाइजर्स हैं। 1 से बड़े नेचुरल नंबर के मिनिमम कितने हैं, 2। एक वो खुद, 2 अपने आप पे डिवाइड होगा, 4 अपने सब अपने आप पे डिवाइड 1 पे भी होते हैं, ठीक है, और दूसरा 1, ऐसा ही है ना। तो बेटा जी हर पोलिनोमियल के मिनिमम 2 डिवाइजर्स तो हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। समझ आया नहीं है। सो when a polynomial has been written, अब ये इसका लबेलुबा बता रहा है। कहता है जब एक पोलिनोमियल को हम लिख दें या वो लिखा जा चुका हो बतौर इस फॉर्म में, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, सुन रहे हो, ओनली कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्राइम वेक्टर्स। क्या कहा, क्या कहा, समझे, क्या कहा बताऊं आपको। ये कहा 12 उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, लिखा हुआ उसने यही कहा कि जब ये 12 पोलिनोमियल है, हमने उस 12 को लिखा प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कि सारे क्या प्राइम है, देन इट इज सेड टू बी फैक्टराइज्ड कंप्लीटली और प्राइमली। कि फिर हम कहते हैं इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया गया। तो ये बताओ 12 को क्या कर दिया, कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया गया। इसे कंप्लीट फैक्टराइजेशन भी नया नाम आ गया, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जब एक नंबर लिखा जा चुका हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में तो वो कंप्लीटली फैक्टराइज्ड हो चुका है, वो कंप्लीटली फैक्टराइज्ड है, वो प्राइमली फैक्टराइज्ड है। एनी प्रॉब्लम? सो जनाब कोई मसला नहीं, ये मैंने लिख के दिया कि इट इज प्राइमली फैक्टराइज्ड। ये 12 था ना, 12 एक पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स को आप 12 क्या दें, 0 डिग्री पोलिनोमियल, ऐसा ही है। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिए, ऐसा ही है भाई, ये लिखा ना 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज है बच्चे। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और लिख दिए। इशू किसी को, मसला किसी को नहीं है, सबको क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टराइजेशन की पहली डायरेक्ट 8th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.10 उसमें बेटा ये फैक्टराइजेशन सिखाई जाती है, ठीक है। फैक्टराइजेशन समझ आ गई, फैक्टर समझ आ गया। कल मैं दोबारा आपसे फैक्टर पूछूंगा,
फैक्टराइजेशन पूछूंगा और फिर मैं इससे आगे चलूंगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स दूंगा कल, ठीक है। वो आपकी इस पहली एग्जांपल से रिलेटेड पता कितनी प्रॉब्लम्स होंगी? अप्रोक्सीमेटली 15 सवाल होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, इन सब में कौन सी चीज कॉमन आ रही है? लिख दिया बस, ये फैक्टराइजेशन होगी। और क्या? ये लिखा ना कि आपके पास 3 टर्म्स है और उन सब के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस के कॉमन ले लो। तो उसको आपने क्या किया, के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की शक्ल में। अब इनको इस स्टेटमेंट को आपने 5 और इस ब्रैकेट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो यही तो फैक्टराइजेशन है ना। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फैक्टराइजेशन। अब मजे की बात, इन सब में देखें इसकी फैक्टराइजेशन की 5 ही आएगा, 5 ये 3 मल्टीप्लाई 5 है, लेकिन इसमें भी 5 मौजूद है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है समझा। पर कल मैं डिटेल में इस पर बात करूंगा, कल मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। तो जिस बच्चों को नहीं करना आता बेटा, इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं, तो जिस चीज को कॉमन लेना होगा ना उसको हम खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।